वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो फिजिक्स के इन लेक्चर्स की कंटिन्यूटी को बरकरार रखते हुए आगे की चैप्टर्स को कंप्लीट किया जाए, है ना। तो नेक्स्ट जो चैप्टर्स आने वाले हैं, यानी ये वाला और इसके बाद वाला, वो काइनेमैटिक्स के अंदर आता हुआ है और वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन और नेक्स्ट होगा मोशन इन प्लेन। ओके, सो इससे पहले हमने जो है वेक्टर पढ़ा था, याद है ना। वेक्टर को एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा मोशन इन प्लेन से पहले, क्योंकि वेक्टर जो है, जब मैं मोशन इन प्लेन शुरू करूंगा, वैसे मोशन स्ट्रेट लाइन में भी बहुत इसका यूज है। उसके बाद जब हम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रहे होंगे उस वक्त भी वेक्टर्स का अच्छा खासा यूज है। तो अब देखते हैं आगे क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आज के चैप्टर में हम लोग को जो चीजें कवर करनी है वो पाथ लेंथ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या है, और इन सब के टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ होंगे। So that will be displacement time graph, velocity time graph, acceleration time graph। तो इन ग्राफ्स को कैसे समझना है, इन पे किस तरह के क्वेश्चन बनने की उम्मीदें है, और उसके बाद जो है हम इक्वेशंस देखेंगे। कुछ इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस जो आप लोग प्रोबेबली बहुत सारे लोग इन इक्वेशंस को जानते हैं। तो ये इन इक्वेशंस को हम देखेंगे और मोशन को पढ़ेंगे। जब हम किसी किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं या फिर किसी बॉडी को वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रॉप कर फेंकते हैं या ड्रॉप करते हैं, तो ऐसे केसेस में इन इक्वेशंस को कैसे यूज करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन नीट में आते हैं। एक क्वेश्चन आया भी हुआ है पिछले साल, तो उसको हम देखेंगे। तो इस चैप्टर में ये चीजें कवर करेंगे, और ये पर्टिकुलरली मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर ही आता है, क्योंकि हम एक डायमेंशन में ही मोशन को देख रहे हैं, एक्स एक्सिस में ही मोशन इन वन डायमेंशन। हाँ, या एक्स एक्सिस में मोशन को देखेंगे या वाई एक्सिस में देखेंगे, किसी एक डायमेंशन में देखेंगे। ओके, तो शुरू किया जाए। तो पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना होता है वो है पाथ लेंथ, पोजीशन, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब किसी चीज की पोजीशन बताने के लिए हमें हमें जरूरत होती है एक रेफरेंस पॉइंट की, है ना। जैसे कि अगर हम किसी चीज को देखते हैं तो अपने अपने रेफरेंस पॉइंट से अपनी पोजीशन के रिस्पेक्ट में बताते हैं, हाँ वो उतना दूर है या उसका डिस्टेंस हमसे इतना दूर है। अपने रेफरेंस पॉइंट से बोलते हैं ना। तो फिजिक्स में रेफरेंस पॉइंट को समझने के लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे कि जो हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे वो है कार्टेशियन। कार्टेशियन, इसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं जिसमें एक्स, वाई और जी या जेड एक्सिस होता है। और इसमें ये जो पॉइंट जहां पे तीनों एक्सिस मिलते हैं, ये 0 0 0, ये ओरिजिन होता है और यही हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। ओके, और इसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम पोजीशन को देखेंगे। वन कोऑर्डिनेट में पढ़ रहे हैं, वन डायमेंशन में पढ़ रहे हैं, सो मोशन जो हमारा रहेगा या तो एक्स में रहेगा या तो वाई में रहेगा या तो जी में रहेगा। आगे के चैप्टर में ये 2 डायमेंशन में हो जाएगा, यानी एक्स वाई के रिस्पेक्ट में हम मोशन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो जो अगली चीज जो हम लोग को मालूम होना चाहिए वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पढ़ने के लिए पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि इस दुनिया में जितनी भी हमारे यूनिवर्स में या हमारे वर्ल्ड में जो हम समझते हैं वो 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है। यानी आप कमरे को देखते हैं तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है। आप फल को देखते हैं या किसी बॉल को देखते हैं तो उसकी कुछ वॉल्यूम होती है। तो एक 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में हम लोग रहते हैं, है ना। तो इस वर्ल्ड को जब हम इस वर्ल्ड में हम जब वेलोसिटी या डिस्टेंस मीजर करते हैं तो ये हमेशा ही रिलेटिव होती है। अब कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है, रिलेटिव होने का कहने का ये मेरा मतलब है कि मान लीजिए आप इस समय कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठे हो या आप मोबाइल की स्क्रीन के सामने बैठे हो, तो आपसे मैं कहूं कि आपकी वेलोसिटी क्या है, तो आप यही कहोगे कि मेरी वेलोसिटी तो कुछ भी नहीं, मैं तो बैठा हूं। लेकिन अगर आपके एक दोस्त को आउटर स्पेस में भेज दिया जाए और वहां से आपको देखा जाए, तो आप अर्थ पे एक जगह पे बैठे हुए हो और अर्थ की सरफेस जो है रोटेट कर रही है, तो यानी कि आप मोशन में हो। तो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जाए तो आप रेस्ट में हो, लेकिन आपका जो दोस्त है जो स्पेस में है वो अगर आपको देख रहा है तो आप मोशन में हो। तो किसी चीज की पोजीशन या किसी चीज की वेलोसिटी, जो टर्म यूज हुआ है वेलोसिटी या स्पीड,
अगर डायरेक्शन हटा दिया जाए तो वो वेलोसिटी हो जाएगी, डायरेक्शन के टर्म लगाया जाए तो स्पीड, अगर डायरेक्शन लगाया जाए तो वेलोसिटी हो जाएगी, अगर डायरेक्शन कंसिडर नहीं किया जाए तो हम स्पीड कह सकते हैं। तो वो हमेशा रिलेटिव होती है, यानी कि वो डिपेंड करती है किस पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, यानी देखने वाला कहाँ से देख रहा है। अगर एक और आपके दोस्त को और बाहर ले जाया जाए तो वो कहेगा आप अर्थ पे हो, अर्थ रोटेट कर रही है और उसके साथ साथ जो है सन के अक्रॉस जो है वो रिवॉल्यूशन भी लगा रही है। और वो और बाहर जाएंगे आप तो देखेंगे पूरा सन पूरे सोलर सिस्टम को लेके गैलेक्सी में चल रहा है। और फिर आप और बाहर जाएंगे तो देखेंगे गैलेक्सी जो है रोटेट कर रही है और साथ में साथ दूसरे गैलेक्सीज की तरफ भी बढ़ रही है। सो मोशन रेस्ट का कोई भी रेस्ट में नहीं है, हर मोशन जो है वो वेलोसिटी है, मतलब हर मोशन जो है वो रिलेटिव है, यानी देखने वाले का नजरिया है। तो देखने वाले के नजरिए को ध्यान में रखते हुए हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करते हैं, यानी ये फ्रेम है जिसके थ्रू आप देख रहे हो अपने 3 डायमेंशनल वर्ल्ड को। और साथ में जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब एक्स वाई जी एक्सिस, जिसके रिस्पेक्ट में आप किसी चीज की पोजीशन या वेलोसिटी बताते हो, प्लस एक घड़ी भी है जिसमें आप टाइम मेजर करते हो, है ना। अगर आप देखते हो कि ये चीज यहां से यहां जा रही है, कितने समय में जा रही है, तब आप उसकी स्पीड निकालते हो या वेलोसिटी निकालते हो। सो कार्टेशियन सिस्टम में या आपका रेक्टेंगुलर सिस्टम या कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लस एक क्लॉक आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कंप्लीट करती है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ नहीं है, बस आपके देखने का नजरिया है। आपके नजरिए के हिसाब से वो कितना दूर होना चाहिए, उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, यही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बहुत ही कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अलग अलग इंसान अलग अलग चीज को अलग अलग कोऑर्डिनेट से डिफाइन कर सकता है, डिपेंड करता है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, पाथ लेंथ को देखते हैं। और जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अब वापस सब्जेक्ट पे आ जाते हैं, और सब्जेक्ट में जो हमें जरूरत है जानने की नीड के लिए वो पाथ लेंथ है या डिस्टेंस है, और दूसरी चीज क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट है ए है और ये पॉइंट बी है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने का रास्ता एक ये हो सकता है, या फिर हो सकता है मैं ऐसे ऐसे घूम के यहाँ तक चला जाऊं, या फिर हो सकता है मैं ऐसे ऐसे घूम के यहाँ तक चला जाऊं। तो ये एक पाथ है, ये एक पाथ है और ये एक पाथ है। तीनों पाथ से मैं बी तक ही पहुंच रहा हूं। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ना वही डिस्प्लेसमेंट होगा। और अगर मैं इन पाथ्स की लेंथ को जोड़ूं तो वो पाथ लेंथ होगी। तो यहां से यहां तक पहुंचने में अलग अलग पाथ्स का इस्तेमाल करूंगा तो अलग अलग पाथ लेंथ होगी या अलग अलग डिस्टेंस मुझे कवर करना पड़ेगा, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट है ना। अगर आप इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करें तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ओके, तो अगर मान लीजिए आप एक्स एक्सिस में चल रहे हो, एक्स एक्सिस में आप जो है 3 मीटर चले एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो आपकी पोजीशन जो है 3i है, करेक्ट, क्योंकि एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर i होता है, वाई एक्सिस का j होता है और z एक्सिस का k होता है। तो मैं आपकी पोजीशन i लिख सकता हूं माइनस इनिशियली आपकी पोजीशन कितनी थी, 0i। सो योर डिस्प्लेसमेंट इज इवेंचुअली 3i। ओके, सो इससे ज्यादा इसमें कुछ समझने का नहीं है, ज्यादातर लोग इसको जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फर्क होता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं तो और इसको और बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जैसे लिखा हुआ है पार्टिकल विथ which is at origin moves towards x-axis to a point 10 meter 10,0 and then returns to the same path of the point minus 10. What is the path length of the distance? तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ओरिजिन मान लीजिए 0,0 है, यहाँ से एक पार्टिकल है वो ओरिजिन से शुरू करता है एंड मूव्स टूवर्ड्स एक्स एक्सिस टू अ पॉइंट 10 मीटर, और जहाँ पे y तो 0 हो गई, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, और फिर उसके बाद वो रिटर्न करता है उसी पाथ पर और -10 मीटर 0 मीटर तक पहुंचता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि उसकी पाथ लेंथ बताइए तो आप उसकी पाथ लेंथ क्या बताओगे, आप कहोगे यहां से वो यहां चला 10 मीटर, फिर वापस यहां आया 10 मीटर, फिर वापस 10 मीटर और चला, यानी 10
फिर वापस आया 10 मीटर तो ओरिजिन तक आ गया, फिर वापस गया 10 मीटर तो पहुंच गया कहां तक, -10 मीटर तक। तो उसकी टोटल पाथ लेंथ हो जाएगी या डिस्टेंस कवर हो जाएगा कितना, 30 मीटर्स। फिर उस अगर आपसे कहा जाए कि उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो आप देखिए ओरिजिन से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो ओरिजिन से उसे कितना डिस्टेंस कवर किया है, जो इनिशियल पोजीशन आपकी यहाँ थी, फाइनल पोजीशन -10 पे है। सो योर डिस्प्लेसमेंट इज, जो है यहाँ पे देखिए फाइनल पोजीशन -10 आई से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये -x एक्सिस की डायरेक्शन में है, और इनिशियल पोजीशन 0 थी, 0 थी, so you can say it is -10 I is the displacement. Okay, so easy, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। इसी तरह चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। जो अगली चीज हमें पता होनी चाहिए वो है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन स्पीड, और इनमें फर्क क्या है और इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। तो एवरेज स्पीड के लिए तो एक फॉर्मूला है जो आप लोग जानते होंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या टोटल पाथ लेंथ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो ये फॉर्मूला जब भी आप एवरेज स्पीड निकालना हो तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। जहां एवरेज स्पीड निकालना हो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखें तो गलतियां नहीं होंगी। उसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो आती है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से। अच्छा, आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन में इस बात पे गौर किया है कि नहीं? पिछले क्वेश्चन में देखिए यहां पर मैं डिस्प्लेसमेंट के साथ उसका डायरेक्शन भी लिखा हूं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात ध्यान में रखने की चीज है, और डिस्टेंस कवर्ड जो है, ये पाथ लेंथ जो है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसका कोई डायरेक्शन मतलब नहीं रखता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन भी देखते हैं और मैग्नीट्यूड भी देखते हैं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए जो वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो ये वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट को आप चेंज इन पोजीशन भी कह सकते हैं, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन फॉर दैट चेंज, टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। ओके, तो अब अगर मान लीजिए, अब इन दोनों में फर्क क्या है, एवरेज स्पीड में और एवरेज वेलोसिटी में। एवरेज स्पीड में और एवरेज वेलोसिटी में फर्क क्या है? देखिए एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूले से तो पता ही चल रहा है हमें, डिस्प्लेसमेंट से है, और यहाँ पे आपका जो है टोटल पाथ लेंथ से मतलब है। तो अगर पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट एक होगा, उस केस में एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से बराबर होगी, है ना। अगर पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट अलग होगा तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से अलग होगी। तो अगर आप एक स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में चले जा रहे हो तो आपकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड एक ही होगी। या फिर आप एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ लिखोगे, मान लीजिए एक्स आई लिख रहे हैं, आप ए एक्स आई लिख रहे हैं एवरेज वेलोसिटी को, तो एवरेज स्पीड सिर्फ ए एक्स होगी। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग है, यानी डिस्टेंस ट्रैवल आगे पीछे भी आप जा रहे हैं, तो आप ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे होंगे लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट उतना होगा नहीं, तो इस वजह से एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड डिफरेंट हो जाएगी। अब अगला सवाल आता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। इंस्टेंटेनियस मतलब एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, यानी आपसे कहा जाए कि 5 सेकंड बाद इस बॉडी की वेलोसिटी बताइए, या 10 सेकंड बाद बताइए, या 1 घंटे बाद बताइए। एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस पे अगर वेलोसिटी और स्पीड निकालना हो तो उसको जो है हम इंस्टेंटेनियस कहते हैं, इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो अच्छा जैसे कि देखिए, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है dx बाई dt से। अब देखिए जैसे कि डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आपका ये था एवरेज वेलोसिटी, करेक्ट। और अगर मैं किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करूं, यानी कि मैं लिमिट लगाऊं और डेल्टा टी को बहुत ही छोटा कर दूं, है ना, यहां से यहां तक का मैं अगर मान लीजिए निकाल रहा था, टाइम ले रहा था, और मुझे इस टाइम इंटरवल पे निकालना होगा, तो मैं डेल्टा टी को बहुत ही छोटा कर दूं, टेंड्स टू 0, तो ये डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी बदल के हो जाएगा क्या, डी एक्स बाई डी टी। ये सब चीजें मैं पहले भी बातें कर चुका हूं कि किस तरह से लिमिट लगा रहा हूं और छोटा कर रहा हूं, इस तरह के ग्राफ्स को स्टडी हमने किया है।
और भी करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे डिफरेंट ग्राफ्स को स्टडी और समझेंगे कि वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रही है टाइम के साथ। तो एक्सेलरेशन मिल रहा है, वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन जीरो, ये सब चीजें यहाँ देखेंगे। लेकिन आप गौर करने वाली बात यहाँ पे है, यहाँ टाइम इंटरवल जब हम बहुत ही छोटा कर देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही हो जाता है। इसलिए dx बाई dt आप करेंगे, या डिस्टेंस को अगर x मान रहे हैं तो dx बाई dt करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगा जो इंस्टेंटेनियस होगा। याद रखिएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आपको dx बाई dt करना है, और जो वेलोसिटी निकलेगा उसका मॉड कर दीजिए, यानी उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो स्पीड के बराबर होगा। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दो अलग अलग क्वांटिटी है जब तक डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रैवल्ड के बराबर ना हो जाए। अगर बराबर हो जाएगा तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी सेम है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में सेम होती है, डायरेक्शन अगर लगा देंगे तो वो वेलोसिटी हो जाएगा सिर्फ। ओके, सो एग्जांपल देखेंगे, एक दो एग्जांपल देखेंगे, अभी समझ में आएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है नीट 2019 का क्वेश्चन है कि एवरेज वेलोसिटी पूछा हुआ है पार्टिकल का एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन। तो जो लोग एसएचएम नहीं जानते हैं या भूल गए हो, इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन। एग्जाम्पल आप पेंडुलम का ले सकते हैं। और वन वाइब्रेशन का कहने का मतलब हुआ कि एक कंप्लीट टाइम पीरियड, यानी एक कंप्लीट टाइम पीरियड का मतलब मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक, फिर वापस से मीन पोजीशन होते हुए दूसरी तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक, और फिर वापस मीन पोजीशन पे, यानी एक कंप्लीट टाइम पीरियड कंप्लीट कर रहा है वो। तो आपको एवरेज वेलोसिटी पता करना है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे एक कंप्लीट वाइब्रेशन में टाइम जो है वो टाइम पीरियड हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो से शुरू हो रहा था, मैक्सिमम गया, फिर जीरो से होते हुए मिनिमम गया, और फिर वापस से जीरो पे आ गया, यानी कि कोई डिस्प्लेसमेंट इसने किया ही नहीं, वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया। तो इसलिए इसमें जो है एवरेज वेलोसिटी जीरो होगा। तो ये बहुत ईजी है, इसी तरह की इजी क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। So next topic we will study is acceleration. So acceleration is defined as rate of change of velocity. All right. So rate of change of velocity को हम acceleration कहते हैं। तो आप जो है acceleration जब लिख रहे हो तो instantaneous और average acceleration अगर निकालना हो तो change in velocity upon change in time कर दीजिए। और अगर instantaneous किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है तो dv by dt कर दीजिए। तो ये आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे बता देगा। इसके अलावा जो यूनिट जो इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ये तो पता ही है सबको। और इसका डायमेंशन कैसे निकालते हैं? m 0 हो जाएगा, l t minus 2 हो जाएगा। ओके, l1 t-2 या फिर सिंपली l t minus 2। तो इसके बारे में और हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये वेलोसिटी को किस तरह से चेंज करता है। देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और वेलोसिटी अगर घट रही होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो हम देखेंगे और क्वेश्चन लगाएंगे, तो उसमें एग्जांपल्स आने वाले हैं। तो उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जो हमें डिस्कस करनी है वो है ग्राफ्स, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो इनमें कुछ खास चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोग बताने वाला हूं, जो आपको मतलब समझना है और याद रखना है, जिससे जो है आपको जो है ग्राफ्स को स्टडी करने में इजी हो जाएगा। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है बाय चांस इन फ्यूचर, तो आप जो है उस क्वेश्चन को टैकल कर सके। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में देखिए दो एक्सिस बनाते हैं, इस वाले पे टाइम लिखते हैं हम, और इस वाले पे पोजीशन लिखते हैं, जो या तो एक्स होगा या तो वाई होगा, डिपेंड करेगा कि आपका पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि हम मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं, studying motion in one dimension, इस वजह से यहाँ पे सिर्फ एक ही दिखाई देगा आपको, x दिखाई देगा जैसे यहाँ। तो अगर इसका ग्राफ बनाया जाए और ये जो है सिंपल ऐसा हो, सीधे पैरेलल टू दिस एक्सिस जाता हो, टाइम एक्सिस जा रहा हो, तो अगर मान लीजिए 4 मीटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम बढ़ता जा रहा है, समय बढ़ रहा है, लेकिन पोजीशन जो है 4 मीटर, ये पोजीशन नहीं बढ़ रही। इसका मतलब बॉडी एट रेस्ट है, बॉडी एट रेस्ट है।
दूसरी बात ये हो सकती है कि ग्राफ ऐसा बनाओ, यानी पोजीशन जो है टाइम के साथ जो है बढ़ती जा रही है, यानी कि ये बॉडी जो है इसकी अपनी एक स्पीड होगी और बहुत ही जनरली स्पीकिंग तो वेलोसिटी होगी उसकी, अगर डायरेक्शन भी काउंट हो रहा हो तो। यानी देखिए पहले 1 मीटर था पोजीशन, फिर 2 मीटर था पोजीशन, फिर 3 मीटर था पोजीशन एक्स डायरेक्शन में, फिर 4 मीटर था, तो एक कांस्टेंट रेट से जो है क्या कहते हैं इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है आपका वेलोसिटी। तो देखिए अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस ग्राफ को, तो dx by dt जो कि dx by dt मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, दैट इज आल्सो द स्लोप ऑफ दैट कर्व या फिर दैट ग्राफ, और उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं tan थीटा से भी, एंड थीटा इज दिस एंगल दैट इट मेक्स विद दिस टाइम एक्सिस। ओके, तो अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है उससे आप जो है वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आप उसका स्लोप निकालिए, स्लोप जो होगा वो dx by dt रिप्रेजेंट करता है, और स्लोप जो होगा वो tan थीटा से भी निकाला जा सकता है। तो उसे निकालेंगे तो आप पोजीशन से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर मान लीजिए ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, ओके, सो यू सी पोजीशन जो है टाइम के साथ बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और हर पॉइंट पे अगर मैं स्लोप निकालने की कोशिश करूं या dx by dt करूं, मैं आप लोग पहले बता चुका हूं dx by dt और dy by dt, तो दैट विल रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ दैट कर्व। अगर ये x का कर्व है और ये टाइम का है, तो अगर मैं इसे dx by dt कर रहा हूं, दैट इज द स्लोप ऑफ दैट कर्व, और दैट इज तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये हमेशा चेंज होता है। देखिए स्लोप इज इंक्रीजिंग एट एवरी पॉइंट विथ टाइम, तो इसका मतलब है वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। When velocity increases with time, that means the motion is accelerated. इसका मतलब हुआ कि acceleration है वहां पे, there is some acceleration. और dx by dt जो होगा वो यहाँ पे velocity होगा उस point पे, क्योंकि ये instantaneous velocity होती है, और अगर मैं उसे फिर से differentiate कर दूं तो उस point का acceleration ये होगा। ओके, ऑलराइट, तो ये इस ग्राफ में तीन तरह की तीन चीजें हैं जो इसमें ध्यान में रखने के लिए रखना चाहिए। और जो दूसरा इसका एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट, तो ताकि कुछ समझ में आए। देखिए पोजीशन एक टाइम ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ से आपको डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और एवरेज वेलोसिटी जीरो कहाँ पे किस टाइम इंस्टेंट पे हो रही है वो पता कर रहे हैं। तो अब देखिए ये जो ग्राफ है इसमें इससे ये पता चलता है कि टाइम इज इक्वल टू जीरो पे वो पार्टिकल 20 मीटर की पोजीशन पे था, ये सेकेंड्स है और ये मीटर्स हैं। तो टाइम इज इक्वल टू जीरो पे वो पार्टिकल 20 मीटर की पोजीशन पे था। टाइम इज इक्वल टू 4 आया, तो जैसे जैसे समय बढ़ता गया उसकी पोजीशन बढ़ती गई और वो 40 पे पहुंच गई एट 4 सेकेंड्स। तो यू कैन सी देयर इज अ कांस्टेंट चेंज इन द पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम है, यानी कि यहाँ पर जो है कुछ वेलोसिटी गेन हुआ है, वेलोसिटी आई है उसके अंदर, है ना, और वो 40 की पोजीशन पे पहुंच के रुक गया है, और 4 सेकंड तक, अगले 4 सेकंड तक वो वहीं रुका रहता है, एंड देन इट कम्स बैक टू जीरो एट 12 सेकंड्स। ओके, सो फ्रॉम दिस यू कैन टेक आउट डिस्प्लेसमेंट। हाउ डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन इसकी 0 है, इनिशियल पोजीशन इसकी 20 थी, सो वी कैन से -20 मीटर्स इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, दूसरी बात यह है कि डिस्टेंस किसने कितना कवर किया, तो हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड। तो देखिए खुद देखिए आप यहाँ से पहले 4 सेकंड के लिए 20 मीटर गया, यू कैन राइट 20 मीटर, 20 से 40 गया, यानी कि 20 मीटर इसने ट्रैवल किया। फिर अगले 4 सेकंड के लिए रुका रहा, और अगले 4 सेकंड के लिए वापस से 0 पे आया, यानी 40 से 0 पे आया, तो इस चला कितना 40 मीटर्स, तो यानी टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया 60 मीटर्स। दूसरी बात, आखिरी बात जो पूछी गई है वो है कि टाइम एवरेज एट व्हाट टाइम, किस वक्त जो है एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो एवरेज वेलोसिटी 0 कब होगी, तो एवरेज वेलोसिटी को मैं लिखता हूँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन फॉर दैट डिस्प्लेसमेंट। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा, जब बॉडी जो है अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे वापस आ जाए, तब उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। करेक्ट, तो देखिए यहां से शुरू करती है बॉडी 40 पे जाती है, फिर उसके बाद वापस से 20 पे आ रही है, इस पॉइंट पे, इस टाइम इंस्टेंट पे। तो ये टाइम इंस्टेंट पे जो है उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। तो ये टाइम इंस्टेंट कैसे पता चलेगा, ये टाइम इंस्टेंट ऐसे पता चल सकता है कि अगर मैं इस पूरी लाइन का स्लोप निकालूं, तो चाहे इस पार्ट का निकालूं और इस पार्ट का निकालूं, बराबर स्लोप आना चाहिए। तो अगर इस पार्ट के कोऑर्डिनेट्स हैं 8 एंड 40 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है t and
20, ओके, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 12 एंड 0। तो यहाँ इन दो कोऑर्डिनेट से अगर मैं स्लोप निकालूं, सो पोजीशन टाइम ग्राफ है, स्लोप निकाल रहा हूँ, डेफिनेटली वेलोसिटी निकाल रहा हूँ, तो दैट विल बी 40 minus 20 upon 8 minus t, that will be equal to 20 minus 0 upon t minus 12. So this will become 20 and 20 will cancel each other. T minus 12 is 8 minus t, so 2t is 20, t is equals to 10 seconds. यानी कि this value of t is 10 seconds. तो यानी 10 सेकेंड्स पे एवरेज वेलोसिटी इज 0, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन करने का है ना। तो जब अगर ग्राफ वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसका अगर स्लोप निकाल रहे हो तो यू आर फाइंडिंग वेलोसिटी, है कि नहीं, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अभी डिस्प्लेसमेंट था, वेलोसिटी हो गया। सो दिस इज टाइम एंड दिस इज वेलोसिटी, दिस एक्सिस विल रिप्रेजेंट वेलोसिटी, ओके। सो इफ इट इज लाइक दिस, ये पैरेलल है टाइम एक्सिस के, तो यानी वेलोसिटी मान लीजिए यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड है, हाँ। तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से वो बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है क्या होता है, 0 होता है, यानी एक्सेलरेशन उसमें नहीं होता। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये समथिंग लाइक दैट हो, पिछली वाली की तरह, वेलोसिटी है, दिस इज टाइम एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी चेंजिंग, यानी कि वेलोसिटी जो है देखिए चेंज हो रही है टाइम के साथ, कांस्टेंट चेंज है। यानी कि अगर अब इसका स्लोप निकालोगे तो dv/dt आपको करना पड़ेगा, ओके, दैट विल बी स्लोप, और वी कैन फाइंड इट बाय यूजिंग दिस tan थीटा 1, ओके। इस थीटा पता कर लीजिए और tan का कर दीजिए तो स्लोप पता चल जाएगा। सो दैट विल गिव यू एक्सेलरेशन, यू नो, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। सो नेक्स्ट, अगर ये ऐसे चेंज हो रहा हो तो यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, देयर इज चेंज इन एक्सेलरेशन एट एवरी पॉइंट, यानी एक्सेलरेशन भी इज चेंजिंग विद टाइम। अच्छा, सो इसमें जो अगली चीज होती है, जो इसमें पढ़ने को होती है, जो इंपॉर्टेंट होती है, वो है एरिया अंडर द कर्व। हाँ, एरिया अंडर द कर्व जो है इसमें पढ़ना और समझना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, और उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। देखिए dx/dt जो होता है दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो अगर मैं dx को ऐसे लिखूं और vdt ऐसे लिख दूं और दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं, सो दिस छोटा छोटा dx जोड़ के x हो जाएंगे एंड वी कैन राइट vdt। यानी अगर v का ग्राफ दिया हुआ है उसको इंटीग्रेट करते हो, सो यू विल फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑन दिस, एंड दिस वन इज आल्सो नोन एज एरिया अंडर द कर्व। जो मैं बता चुका हूं कि अगर कोई कर्व दिया हुआ है, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और मैं आपसे कह रहा हूं t इज इक्वल टू t1 से लेके t2 तक के बीच में आप जो है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो पता करिए। सो यू विल फाइंड एरिया अंडर दिस कर्व फ्रॉम टाइम t1 टू t2, और अगर आपका इसको रिलेशन आपको पता है v का, दैट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, ax at square plus t, something like that, so you will integrate it, that will give you displacement, okay। so area under curve जो मैं पहले बता चुका हूँ, that is important in that, और ये मतलब बताने वाली चीज है, तो इसको छोड़ना नहीं है, इसको समझना है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं समझ सकते। सो एरिया अंडर द कर्व इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं मैं इसमें, तो ताकि जो है चीजें और क्लियर होने लगे, है ना। एक एग्जांपल जो है छोटा सा इसको करके देखता हूं कि एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालते हैं, और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हो आपसे और डिस्टेंस ट्रैवल पूछ रहा हो तो उसे एरिया से कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए ये एक क्वेश्चन है, ओके, दिस इज 5 seconds, दिस इज 8 seconds, and this is 60 meter per second minus 60, this is 100 meter per second. So this is a velocity and time graph, और आपसे पूछा जाए कि इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट बताइए, ओके, या फिर उससे पहले पूछा जाए आपसे कि एक्सेलरेशन बताइए, एक्सेलरेशन बताइए, तो हाउ यू विल फाइंड आउट एक्सेलरेशन, यू विल फाइंड द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। So this point can be written as 0, 100,
and this can be written as 505,0. तो यहाँ से अगर स्लोप इस पार्ट का निकालेंगे, देखिए एक कांस्टेंट स्लोप है इसका, तो किसी भी दो पॉइंट को लीजिए और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर दीजिए, तो दैट विल गिव यू 100 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 5, दिस विल गिव यू माइनस 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. गॉट इट. अब अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो हाउ यू विल फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट. तो आप जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो आप इसको एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे. ओके, सो अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक वेक्टर है, सो वी विल टेक केयर ऑफ साइंस. वेलोसिटी की साइन का हम ध्यान रखेंगे. तो अब देखिए, ये एक ट्रायंगल 1 है और ये ट्रायंगल 2 है. तो ट्रायंगल 1 का एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट होता है ट्रायंगल का. बेस है इसका 5, हाइट इसकी 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसे रखेंगे 100. उसको जोड़ेंगे दूसरे वाले एरिया से, तो इस एरिया में देखिए हाफ बेस है इसका 5 सेकेंड्स और ये 8 सेकेंड, सो दिस इज 3, सो इनटू 3. ओके, दिस डिस्टेंस इज 3 और यहाँ पे देखिए वेलोसिटी यहाँ पे कहाँ तक पहुंची है, -60 है, तो दिस आई विल कीप इट एज -60. और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, दिस विल बिकम 50, दिस विल बिकम -30, सो 250 minus 90, it will give you 160 meters. So this is displacement. तो velocity time graph से मैं एरिया निकाल के डिस्प्लेसमेंट पता कर सकता हूँ. फिर उसके बाद अगर जो है डिस्टेंस ट्रैवल्ड आपसे पूछ दिया जाए, तो देखिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है सिंपली जो है इसका मॉडुलस होगा, है ना. या फिर आप एरिया निकालिए, लेकिन साइंस को कंसीडर मत करिए, यानी प्लेन एरिया निकालिए. यानी पहले का आप निकालिए, पहले ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है उसकी 100, और फिर प्लस कर दीजिए हाफ इंटू बेस है उसकी 3 और हाइट है उसकी 60. -60 मत लीजिए, 60 लीजिए, क्योंकि आप जो है स्पीड कंसीडर कर रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, वहाँ साइन का मतलब नहीं है. यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो वहाँ साइन इंपॉर्टेंट है. सो दिस विल गिव यू 250 प्लस 90. This will give you 340 मीटर. ओके, सो ये होगा आंसर, ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा 340 मीटर्स. तो इस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डील करना है. तो अगली चीज जो हमें देखना है वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एक एक्सिस पे टाइम होगा और दूसरे एक्सिस पे एक्सेलरेशन होगा. अगर ये इस तरह से है, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, टाइम के साथ बढ़ नहीं रहा. एंड इफ इट्स लाइक दिस, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग विद टाइम. और फिर उसके बाद मान लीजिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का से आपको दिया हो और आपसे कहे कि आप जो है वेलोसिटी निकालिए, तो व्हाट यू विल अगेन डू, सी अगेन यू विल डू dv by dt is acceleration. तो dv we can write is a dt v, so integrating both side we can get integration of a dt, यानी, और ये मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व. एरिया अंडर द कर्व, अगर कर्व दिया हुआ है एक्सेलरेशन टाइम का, तो उसका एरिया निकालेंगे, व्हाट यू विल गेट. अगर मान लीजिए t1 और t2 के बीच में एरिया आप निकालते हैं, तो दैट विल रिप्रेजेंट वेलोसिटी. ओके, वेलोसिटी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एरिया अंडर द कर्व और इंटीग्रेशन ऑफ दैट कर्व. ओके, सो दिस इज इट. तो यानी कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, उसका डिफरेंशिएशन अगर आप करते हैं, तो यू गेट वेलोसिटी. वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और आप उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, सो दैट मतलब स्लोप जो है उसका, दैट विल रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन, और एरिया अंडर द कर्व विल रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट. और अगर उसका मॉड निकाल दीजिए तो डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, यानी कि साइन कंसीडर ना करके. और अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो स्लोप का कोई मतलब नहीं है, एरिया अंडर द कर्व से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं. ओके, एक एग्जांपल देखते हैं. अब देखिए, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, टाइम इन सेकेंड्स, and you are asked for the maximum velocity of particle whose acceleration time graph is this thing. ओके, तो अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो 0 से 4 सेकेंड तक एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है. फिर उसके बाद 4 से 8 सेकेंड तक जो है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट.
तो 0 से 8 सेकेंड तक एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है और 4 से 8 सेकेंड तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी बढ़ती ही जा रही है। 8 सेकेंड पे पहुंच के एक्सेलरेशन 0 हो जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट। उसके बाद वेलोसिटी बढ़ती नहीं। ओके, देखिए एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी और दुगनी स्पीड से बढ़ रही होगी, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और उसके बाद एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। और उसके बाद क्या हुआ, एक्सेलरेशन 0 हो गया। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब वेलोसिटी उसके बाद नहीं बढ़ रही, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे भी वेलोसिटी है। जब एक्सेलरेशन 0 हुआ तो उसके बाद जो वेलोसिटी उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे जैसे 0 हुआ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बढ़ नहीं रही उसके बाद। तो मैक्सिमम वेलोसिटी हम सिर्फ इसी का एरिया निकाल सकते हैं। तो दिस इज, इसका एरिया निकालने का मतलब ये हुआ, यू आर सीइंग टू थिंग्स हियर, दिस रेक्टेंगुलर शेप एंड दिस ट्रायंगुलर शेप। तो इसका जो एरिया होगा वो होगा हाफ, बेस होगा इसका 4, हाइट होगा इसका 5, और इसका जो एरिया होगा वो होगा ये 4 इंटू दिस हाइट इज 5। सो दिस विल कम 10 प्लस 20, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द मैक्सिमम स्पीड जो पार्टिकल अटेन करेगा। तो देखिए ग्राफ देख के मैं ये बता सकता हूँ कि मैक्सिमम स्पीड या स्पीड कितना वो पार्टिकल अटेन करेगा। तो इस तरह से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को डील किया जाता है। सो दिस वाज अबाउट एक्सेलरेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इक्वेशंस को देखेंगे, उनका यूज देखेंगे, और क्या देखेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी देखेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी देखेंगे। सो ओके, तो इसके बाद जो है, उसके बाद हम लोग मोशन इन 2 डायमेंशन शुरू कर देंगे। ओके, सो दैट वाज इट। कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।